गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स की चर्चा करें। ये वर्ड्स आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हों। इनमें से तो कई वर्ड कई बार पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एग्जामिनेशन चाहे जिस लेवल का हो, वर्ड पावर अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर आप वर्ड पावर से कमजोर हैं या आपके पास वर्ड पावर का अच्छा भंडार नहीं है, तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी में आपको कठिनाई आना एकदम निश्चित है। तो अगर आप अपना इंग्लिश को सुधार करना चाहते हैं कि आपका इंग्लिश जो है वो बहुत बढ़िया रहे, तो आपके पास वर्ड पावर का एक अच्छा स्टॉक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने इस वर्ड पावर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा इस वीडियो सेशन का, वो होगा अफ्लुएंट। यह अफ्लुएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले आप इस वर्ड को पहले समझें। पार्ट ऑफ स्पीच से यह अफ्लुएंट एडजेक्टिव है। यदि कोई व्यक्ति अगर अफ्लुएंट है, इसका मतलब है कि वह संपन्न है, वह धनी है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो अफ्लुएंट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा और इसका मतलब होगा रिच, प्रॉस्पेरस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिच, प्रॉस्पेरस। पहले हम लोग कैटेगरी पहले देख लेते हैं। अफ्लुएंट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा और इसके मतलब क्या है? अमीर, संपन्न, ठीक है ना, धनी। तो अब धनी के लिए, संपन्न के लिए हमारे पास और कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं, थोड़ा उनको भी देखा जाए। उनमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया सिनोनिम्स है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट सिनोनिम्स होगा वो होगा वेल्दी। यदि कोई व्यक्ति वेल्दी है, इसका मतलब है कि वो अमीर है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ बढ़िया सिनोनिम्स है, जैसे प्रॉस्पेरस, ऑपुलेंट, ठीक है ना। ये सबका मतलब है धनी, संपन्न। यदि कोई व्यक्ति अफ्लुएंट है यानी कि वो धनी संपन्न है। तो इसका जो हिंदी निकल कर आएगा वो होगा धनी संपन्न। चलिए अब इसका अपोजिट क्या होंगे? अफ्लुएंट का अपोजिट क्या होंगे? जो निर्धन है, जिनके पास पैसे नहीं है। तो इंग्लिश में जितने धनी के वर्ड्स हैं उतने ही गरीब और कंगाल के वर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर इसके स्टैंडर्ड अगर हम एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो इसके कुछ बेहतर एंटोनिम्स को देखते हैं। इंपोवेरिस्ट। यदि कोई व्यक्ति अगर इंपोवेरिस्ट है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास वर्ड है पेन्यूरियस, गरीब, ठीक है ना। पेनीलेस, गरीब। गरीब के लिए हमारे पास कई तरह के बढ़िया एंटोनिम्स है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अफ्लुएंट का हमारा जो सिनोनिम्स होगा वेल्दी, प्रॉस्पेरस, अपुलेंट, धनी, संपन्न, रिच। इसका कॉमन एक वर्ड है। चलिए और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंपोवेरिस्ट, पेन्यूरियस और पेनीलेस। इसका मतलब अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसको हम कह सकते हैं निर्धन, कंगाल या दरिद्र। चलिए अब इसके सेंटेंस से हम अफ्लुएंट को समझते हैं। हम क्या सिंपल लिख सकते हैं? ही इज एन अफ्लुएंट पर्सन या ही इज एन अफ्लुएंट मैन। वो एक अमीर व्यक्ति है। चलिए बेहद ही एक ऑर्डिनरी और सिंपल वाक्य है, ठीक है ना। ही इज एन अफ्लुएंट मैन, इसका मतलब होगा कि वो एक संपन्न व्यक्ति है, मतलब अमीर व्यक्ति है। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को देखा जाए। चलिए इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। पहले इसमें कुछ वर्ड्स को हम पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। एडवेंट का मतलब क्या होगा? सिंपल भाषा में कहें तो आगमन, ठीक है ना। एडवेंट भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर वर्ड है। चलिए द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के आगमन ने किस चीज को जन्म दिया? गिव बर्थ टू एन अफ्लुएंट सोसाइटी, एक अमीर समाज को जन्म दिया। मतलब कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से हमारे समाज में एक अमीर तबके का जन्म हुआ। तो बच्चों ये अफ्लुएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके एंटोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। अफ्लुएंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है एस्कांस। ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है। चलिए एस्कांस पार्ट ऑफ स्पीच से एडवर्ब होगा। देखिए एस्कांस का यूज हम ऐसे नहीं करते। एस्कांस जो होता है ना वो इस रूप में यूज होता है, लुक एस्कांस।
अगर आप हमसे कहेंगे कि सर एस्कांस से आपको सेंटेंस डील करें तो हम उसको लुक एस्कांस से बनाएंगे। मतलब एस्कांस का प्रयोग अकेले नहीं होता है, एस्कांस का प्रयोग होता है लुक एस्कांस के साथ। ठीक है, पहले एस्कांस का मतलब क्या होता है? एस्कांस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, संदेह की दृष्टि से जब आप किसी को देखते हैं तो आप उसको लुक एस्कांस करते हैं। मतलब एस्कांस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, ठीक है ना, लेकिन ये देखने के संदर्भ में प्रयोग होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडवर्ब है। चलिए अब इसके थोड़ा सिनोनिम्स को देखते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सस्पिशियसली, ठीक है ना, और इसको अगर हम सिंपल अगर हिंदी लिखें तो इसका हिंदी हम लिख सकते हैं संदेहपूर्ण। लेकिन ये किस तरह के संदेहपूर्ण? देखने के सेंस में, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं संदेह की नजर से। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए ये वाक्य पहले देखा जाए क्या कर रहा है कि हम सभी अजनबियों को संदेह की नजर से देखते हैं। देखिए हम लोगों में एक आदत है, यदि कोई हमें स्ट्रेंजर मिलता है तो हम उसको किस नजर से देखते हैं? संदेह की नजर से देखते हैं। ये हम सभी का आदत है। चलिए मूल भाव यही रहेगा। हम इसको अपने तरीके से इंग्लिश में कैसे डील करेंगे? एक सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में जो कि हिंदी से थोड़ा सा भिन्न रहेगा, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो यही निकल कर आएगा। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, वी आर एकस्टम्ड, हिंदी भूल जाइए आप और डायरेक्ट आप इंग्लिश में देखिए, वी आर एकस्टम्ड टू लुकिंग, ठीक है ना, एस्कांस at strangers, we are accustomed at looking askance at strangers। यानी कि हमारी एक आदत है कि हम एक अजनबियों को किस नजर से देखते हैं? संदेह भरी नजर से देखते हैं। तो संदेह भरी नजर से देखने के लिए क्या वर्ड है? लुक एस्कांस। तो एस्कांस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, लेकिन इसका यूज होता है देखने के मामलों में। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है ब्लेमिश। चलिए हम लोग ब्लेमिश देखते हैं। देखिए ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? ब्लेमिश का मतलब होता है दाग, धब्बा, कलंक, ठीक है ना, जो दाग लगता है किसी चीज का वो भी ब्लेमिश है। और जो कॉन्सेप्ट के रूप में दाग या धब्बा या कलंक है उसके लिए भी ब्लेमिश है। यानी कि ब्लेमिश का प्रयोग हम दोनों मामलों में करते हैं। दाग धब्बे के सेंस में भी करते हैं, जो इंक, सपोज कीजिए कि इंक का दाग है तो ये ब्लेमिश हो गया इंक का, ठीक है ना। और जो कंसेप्चुअल जो ब्लेमिश दाग है वो भी हम ब्लेमिश का यूज करके बना सकते हैं। चलिए अब इसके सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो लिख सकते हैं स्पॉट, मार्क, या एक बहुत बढ़िया वर्ड ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है दाग, धब्बा। तो ब्लेमिश का हम क्या हिंदी निकलेंगे? दाग, धब्बा, या एक तरह से कलंक। चलिए ब्लेमिश का अर्थ है दाग, धब्बा या कलंक। आप इस वाक्य को देखें, चलिए वो अपने परिवार के ऊपर एक धब्बा है। इतना वो गलत काम किया है या वो इतना गलत व्यक्ति है कि परिवार उसको एक धब्बा मानता है, एक बदनुमा दाग मानता है। चलिए इसे हम कैसे डील करेंगे? आप इस वाक्य को देखें, ही इज ए ब्लेमिश ऑन हिज फैमिली। चलिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैपेपाई। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है कैपेपाई। कैपेपाई को थोड़ा सा देखा जाए, बहुत अच्छा वर्ड है कैपेपाई। देखिए कैपेपाई का मतलब होता है सिर से पांव तक। यदि कोई व्यक्ति कैपेपाई है तो इसका मतलब है कि वो सिर से पांव तक किसी चीज से सुसज्जित है, किसी चीज से वो लैस है।
ठीक है। तो कैपेपाई एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में अगर देखा जाए तो ये एडवर्ब है, और कैपेपाई का मतलब होता है फ्रॉम हेड टू फुट, फ्रॉम हेड टू फुट। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखा जाए कैपेपाई को समझने के लिए। देखिए, जब सेना जब युद्ध के लिए जाती है, जब बॉर्डर पर लड़ने जाती है, तो वो सिर से पांव तक ना हथियारों से लैस होती है। मतलब कि शू में भी हथियार होते हैं, उसके लेग्स में भी हथियार होते हैं, वेस्ट में भी हथियार होते हैं। मतलब कि जगह जगह पार्ट्स माना, जगह जगह पूरे शरीर में ना जगह जगह हथियार छिपे होते हैं, हथियार की कोई कमी नहीं हो, यहाँ तक पूरा ना हथियारों से वो लैस होते हैं। हमें कहना है कि सैनिक जो है वो हथियारों से पूरी तरह लैस है, सिर से पांव तक लैस है, हमें ऐसे कहना है। हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज इक्विप्ड विथ, इक्विप्ड का मतलब लैस होना, ही इज इक्विप्ड विथ आर्म्स, ठीक है ना, कैपेपाई, ही इज इक्विप्ड विथ आर्म्स कैपेपाई। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज से इक्विप्ड है यानी कि उससे वो लैस है। इक्विप्ड भी बहुत बढ़िया वर्ड है और अपने साथ ये प्रीपोजिशन भी लेता है, ठीक है ना। इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो लैस होना, ठीक है ना, सुसज्जित होना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम अपने वर्ड्स को आगे लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट। हमारा अगला जो वर्ड है वह है डिफंक्ट। थोड़ा डिफंक्ट को समझा जाए। डिफंक्ट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। देखिए, यदि कोई चीज डिफंक्ट है इसका मतलब है कि अब वो काम नहीं करता है, ठीक है ना, वो चीज बंद पड़ गया है, अब वो काम नहीं करता, एक तरह से मृत अवस्था में चला गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेड या इनऑपरेटिव, मतलब कि अब वो क्रियाशील चीज, अब वो चीज क्रियाशील नहीं है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इसको ऐसा समझिए, मृत, मृत का मतलब किसी चीज का है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति का नहीं है। या आप ऐसे समझिए कि बंद पड़ा हुआ, अब वो काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका सरल हिंदी होगा मृत या बंद पड़ा हुआ। जैसे आप इस वाक्य को देखें, क्या वाक्य कह रहा है कि सरकार बंद पड़े कंपनियों को पुनः शुरू करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यानी कि सरकार ने अब ठान लिया है कि जो कंपनियां बंद पड़ चुकी है, इन ऑपरेटिव अवस्था में है, उसे फिर से स्टार्ट किया जाए। चलिए इसको हम किस तरह से डील करेंगे, द गवर्नमेंट, चलिए इज कमिटेड टू, कमिटेड टू मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बी कमिटेड टू का हम प्रयोग करते हैं प्रतिबद्धता को दिखलाने के लिए, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो V4 होगा। मतलब वैसे तो टू के बाद V1 होते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए, टू के बाद V1 होते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के टू हैं जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं ना वो V4 होते हैं। आपको इस चैनल पर एक जीरण नाम का एक आपको वीडियो मिलेगा, उसमें ये बात डिटेल रूप से बताई गई है। तो अगर इसके बारे में जानना है कि और कितने ऐसे वर्ब्स हैं जो कि अपने बाद मतलब टू के बाद आते हैं और वो V4 लेते हैं, इसके बारे में अगर जानकारी लेना है तो आपको जीरण वीडियो देखने को मिल जाएगा जो इस चैनल पर अवेलेबल है। चलिए अब हम इसको डील करते हैं। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू, चलिए तो सरकार बंद पड़े कंपनियों को पुनः शुरू करने के प्रति प्रतिबद्ध है। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिवाइव, रिवाइव मतलब फिर से शुरू करना। अब क्या हो जाएगा, बी कमिटेड टू के बाद वर्ब का कौन सा रूप आएगा, V4 आएगा। यानी कि द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिवाइविंग द डेड, द डेड, तो डेड के लिए स्टैंडर्ड वर्ड क्या, डिफंक्ट, ठीक है ना, वो कंपनी जो बंद पड़ चुकी है और अभी चलने के हालात में नहीं है। तो रिवाइविंग द डिफंक्ट, ठीक है ना, कंपनीज। तो बच्चों ये डिफंक्ट बहुत बढ़िया वर्ड है, ये सब यूज के वर्ड हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो ये सभी वर्ड्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, क्लोज टेस्ट के तौर पर, आपको पैसेज में, मतलब कि हर जगह ये सब वर्ड्स मिलने वाले हैं। केवल एंटोसिनोनिम्स की दृष्टि से मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मतलब कि पूरे इंग्लिश का ओवरऑल इंप्रूवमेंट वर्ड की इंप्रूवमेंट पर निर्भर है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में स्कोर जो हो बढ़िया हो, है ना, तो स्कोर को बूस्ट करने के लिए आपका वोकैब सेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका वोकैब सेक्शन बहुत बढ़िया है तो डेफिनेटली ग्रामर थोड़ा सा अगर वीक भी रह गया तो ओवरऑल अंग्रेजी का जो स्कोर कार्ड होगा वो काफी अच्छा होगा, काफी इंप्रेसिव होगा। चलिए अब हम लोग डिफंक्ट के बाद चीज को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वह है डर्जियन। चलिए, लेकिन देखिए इसका यूज कैसे होता है, जैसे ये वर्ड लिखा है ना वैसे इसका यूज नहीं होता है, ठीक ना। ये वर्ड एक इडियम बनाता है, तो इस वर्ड का हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे इन हाई डर्जियन, इन हाई डर्जियन। चलिए, अब इसका मतलब क्या होगा, क्रोध में। अगर कोई व्यक्ति कोई जगह को छोड़ता है, कोई जगह से निकलता है लेकिन बड़ा तमतमाते हुए निकलता है, क्रोध में निकलता है, आग बबूला होकर निकलता है, तो ये बात बनाया जाता है इन हाइड्रोजन से। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अगर इन हाइड्रोजन में है तो वो अत्यंत क्रोध में है। लेकिन ये हम वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार के वाक्य में, उस वाक्य में जहां पर बात जगह छोड़ने की कही गई हो, ठीक है ना। तो इन हाइड्रोजन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच सेड वर्ब हो गया, और इसे हम लिख सकते एंग्रीली, ठीक है ना, क्रोध में, या इंडिग्नेंट मतलब भी क्रोध होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है। अब हमें एडवर्ब का सिनोनिम से एडवर्ब चाहिए, तो हमने इसमें एलवाई जोड़ दिया, ठीक है ना। इन हाइड्रोजन का मतलब होता है क्रोध में, इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम कह सकते क्रोध में। आप इस वाक्य को देखें, वो क्रोध में घर से बाहर निकल गया। इस चीज को हम कैसे डील करेंगे, चलिए, ही लेफ्ट द हाउस इन हाइड्रोजन। तो डर्जियन ये बहुत फेमस वर्ड है, लेकिन उसका हम प्रयोग हम इस रूप में करते हैं, ठीक है ना, अकेले नहीं। ये जब भी कभी आएगा तो इन हाइड्रोजन इस रूप में आएगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इसोटेरिक, हमारा जो अगला वर्ड है वो है इसोटेरिक। देखिए, यदि कोई चीज यदि इसोटेरिक है तो इसका मतलब है कि आम व्यक्ति को वो चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा कलिष्ठ है, गूढ़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, आम लोगों की जो समझ से बाहर होगा, जो स्पेशलिस्ट के लिए जो सुटेबल है वो इसोटेरिक है, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर इसोटेरिक है, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट लोग ही उसे समझ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसोटेरिक, और इसके लिए हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सुटेबल टू स्पेशलिस्ट, सुटेबल टू स्पेशलिस्ट। यानी कि यदि कोई चीज, आप ऐसे समझे, यदि कोई चीज इसोटेरिक है, इसका मतलब है कि आम आदमी के समझ से वो परे है, उसे विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, जो विशेषज्ञों के लिए सुटेबल हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सिंपल अगर हिंदी लिखना है तो लिख सकते गूढ़, कोई गूढ़ बातें होती हैं, कलिष्ठ या कठिन, ठीक है ना। इसका राइट हिंदी जो होगा वो ये होगा। जैसे आप ये वाक्य को देखें, चलिए आप इस पूरे वाक्य को देखिए तो आपको इसोटेरिक समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि द रामायण बाई वाल्मीकि, है ना, जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखे, वाल्मीकि जो रामायण को लिखे,
कुड नॉट बी पॉपुलर विथ पीपल, वो लोगों में लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका? देखिए, जो वाल्मीकि का जो रामायण था वो संस्कृत में लिखा हुआ था, और संस्कृत के जानकार बस कुछ ही लोग थे, उसे आम लोग नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो संस्कृत में लिखा हुआ था और आम लोगों के लिए संस्कृत एक कलिष्ठ भाषा थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वाल्मीकि का रामायण लोगों में क्यों पॉपुलर नहीं हो सका? क्योंकि उसका जो किताब का जो नेचर था वो इसोटेरिक नेचर था, सुटेबल टू स्पेशलिस्ट। उसे कौन समझ पाते हैं? जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं और संस्कृत के जानकार हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए सुटेबल था, आम जनता के लिए सुटेबल नहीं था। इसके विपरीत जो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो क्यों पॉपुलर रहा? क्योंकि उसका नेचर इसोटेरिक नहीं था, उसे उस भाषा में लिखा गया जो आम लोग बोलते थे। तो इस वजह से जो वाल्मीकि का रामायण है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। इसोटेरिक का मतलब क्या होता है? सुटेबल टू स्पेशलिस्ट, वो चीज जो कि स्पेशलिस्ट के लिए सुटेबल हो। चलिए हम लोग बात को यहां से आगे लेके चलते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग्रांट। बहुत अच्छा, बहुत टॉप क्लास का ये वर्ड है फ्लैग्रांट। ये एक टॉप क्लास का वर्ड है फ्लैग्रांट, और फ्लैग्रांट पार्ट ऑफ स्पीच से क्या एडजेक्टिव है? ठीक है ना। देखिए, अगर कोई काम को अगर आप फ्लैग्रांट वे में करते हैं तो आप खुलेआम तरीके से करते हैं, बेशर्मी से करते हैं, दिखा के करते हैं और कुछ गलत करते हैं। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को फ्लैग्रांट तरीके से काम करता है तो दिखा के करता है और खुलेआम तौर पर करता है, छिपाता नहीं है, लेकिन वो कुछ गलत करता है। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स और क्या हो जाएंगे? खुलेआम के लिए हमारे पास और कितने अच्छे वर्ड्स हैं, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है ब्लैटेंट। देखिए, अगर आप किसी चीज को ब्लैटेंट वे में करते हैं तो आप खुलेआम करते हैं। चलिए, इसके लिए और हम दूसरा सिनोनिम्स लिख सकते हैं, ओबियस, एविडेंट। और इसको अगर इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो इसका हम लिख सकते हैं खुलेआम। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, आपको इससे ना फ्लैग्रांट का यूज समझ में आ जाएगा। चलिए, आज क्या है, आज हमारे समाज में क्या है कि लोग जो हैं वो अपने पावर का ना खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। लोग अपने पावर का, उनके पास जो पावर उनको दिया गया है उसका वो खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी उसका मतलब दुरुपयोग, ठीक है ना, उनका जो दुरुपयोग हो रहा है खुलेआम हो रहा है। चलिए, आप इस वाक्य को देखिए बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए, आप इस वाक्य को देखिए, इससे आपको फ्लैग्रांट बेहतर समझ में आएगा। दे हैव फ्लैग्रांट डिसरिगार्ड फॉर द लॉ। ठीक है ना। उनके पास कानून के लिए, है ना, कौन सा सम्मान है? एकदम खुलेआम वो मतलब कि कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। तो यदि कोई चीज को अगर आप फ्लैग्रांट वे में करते हैं तो आप खुलेआम करते हैं और गलत करते हैं। चलिए, हम बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, तीन शब्द है, शब्दावली के लिए तीन शब्द है। ठीक है ना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दृष्टिकोण से ये जो तीन शब्द हैं वो बहुत बेहतर शब्द हैं। चलिए, इन तीन शब्दों को पहले समझा जाए। ठीक है ना। जार्गन, पार्लांस और आर्गोट। देखिए, जार्गन क्या होता है? देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो जार्गन या पार्लांस कहलाते हैं। ठीक है ना। विशेष क्षेत्र में, विशेष फील्ड में इस्तेमाल किया गया शब्दावली। ठीक है ना। इसको, ये दोनों नाउन, आप इसको समझिएगा कैसे लिखेंगे, वर्ड्स या एक्सप्रेशन यूज्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड, यूज्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है ना। देखिए, वो शब्दावली या एक्सप्रेशन जो कि किसी खास क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम एक शब्द लिखे तो इसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे शब्दावली। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जार्गन या पार्लांस क्या होता है? एक शब्दावली होता है जो कि विशेष क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए,
अगर मुझे एक यहाँ पर फुंसी है तो हम इसे फुंसी कहेंगे, लेकिन डॉक्टर क्या कहेगा, इसका एक नाम देगा, ठीक है ना, वो फुंसी नहीं कहेगा। ये तो आम लोग इसे फुंसी या फोड़ा कहेंगे, लेकिन डॉक्टर उसको एक नाम देगा। तो वो शब्दावली जो नाम देगा ना, वो कौन सा शब्दावली होगा, मेडिकल, उसको आप कह सकते मेडिकल पार्लांस। यदि कोई शब्द यदि मेडिकल पार्लांस है, इसका मतलब है कि उसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, पहले आप ऐसे समझे। इसी तरह से कोई शब्द हो सकता है टेक्निकल पार्लांस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि वो शब्द आप कहां इस्तेमाल करेंगे, तकनीकी क्षेत्रों में। इसी तरह से कानून में इस्तेमाल होने वाले शब्द, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, लीगल पार्लांस या लीगल जार्गन। तो जार्गन और पार्लांस का मतलब क्या होता है कि वो शब्दावली जो कि एक विशेष क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। तो हो सकता है लीगल पार्लांस, मेडिकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन। आप यहाँ पर पार्लांस के जगह पर आप जार्गन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों एक ही तरह के वर्ड्स हैं। चलिए, आर्गोट क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। देखिए, आर्गोट का मतलब होता है कि वो भाषा जिसे क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनल अपराधियों की जो बोली होती है ना, वो आर्गोट कहलाता है। जैसे कि आप अगर मूवी देखेंगे तो उसमें आपको बंदूक के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है, घोड़ा, ठीक है ना। मैं एक मूवी देख रहा था तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि घोड़ा लेकर आए हो, तो वो अपने बैग से ना बंदूक निकालता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो घोड़ा है वो हॉर्स वाला घोड़ा नहीं है, अपराधी के सेंस में, ठीक है ना, अपराधियों के मामलों में घोड़ा का मतलब बंदूक से है। तो घोड़ा बंदूक के लिए क्या बन गया, आर्गोट बन गया, अपराधियों की बोली, अपराधियों की भाषा, ठीक है ना। 2 खोखा पहुंचा देना, 2 पेटी पहुंचा देना, ये पेटी और खोखा क्या होता है, ये सब पैसे का एक अमाउंट होता है। तो ये खोखा और ये पेटी क्या कहलाता है, आर्गोट कहलाएगा, अपराधियों की भाषा, ठीक है ना। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, लैंग्वेज, वर्ड्स, ठीक है ना, या एक्सप्रेशंस, थोड़ा सा इसको देखा जाए, ठीक है ना। ये वर्ड्स या एक्सप्रेशंस होंगे यूज्ड बाय क्रिमिनल्स, यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। तो इसको आप सरल भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं अपराधियों की बोली या भाषा। चलिए, ये अर्थ है आर्गोट का। तो ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जार्गन, पार्लांस और आर्गोट। ये आपको प्रीवियस अगर आप ईयर के सेट बनाते हैं तो आपको ये सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं, कोई भी वर्ड पढ़ना व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए, इसमें हम आपको अब लेके चलना चाहते हैं आग से संबंधित 3 वर्ड, ठीक है ना, जो कि काफी यूज के वर्ड हैं। थोड़ा उन वर्ड्स को देखा जाए जो फायर से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। और इनके मतलब इनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। मैं सिंपल भाषा में कहूंगा, बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं दिखाना चाहता हूं। ये बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये जो 3 वर्ड्स होंगे आपके यूज के वर्ड्स होंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंसेंडियरी, फर्स्ट वर्ड है इंसेंडियरी। इसके बाद है इनफ्लेमेबल, और इसके बाद है कंबस्टिबल। चलिए, आप पहले इन 3 वर्ड्स को पहले देखें, ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यदि कोई चीज इंसेंडियरी है, इसका मतलब है कि वो आग लगा देगा। आग लगाओ, जैसे कि किसी का कोई बात बोला, स्पीच दिया, भाषण दिया, और समाज में, देश में, शहर में, राज्य में आग लग गया, हिंसा फैल गई। यहाँ आग का मतलब हिंसा से है, ठीक है ना। अच्छा, एक इंसेंडियरी बम भी होता है, आप मूवी में देखेंगे कि दांत से खींच करके बम फेंका, बम फट गया और आग चारों तरफ आग फैल गया। तो ये बम जो होंगे वो इंसेंडियरी बम होंगे। तो इंसेंडियरी का इस्तेमाल 2 मामलों में ज्यादातर होता है। इंसेंडियरी स्पीच, कोई व्यक्ति का हो सकता है कि भाषण जो है वो एक हिंसा फैला दे, आग लगा दे एक तरह से, या इंसेंडियरी बॉम्ब, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉजिंग फायर, जो आग लगा दे। तो इसके लिए अगर छोटा अगर हिंदी लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, आग लगाओ। किसी का बात हो सकता है या कोई बम हो सकता है जो आग लगा दे, ठीक है ना। चलिए, अब इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं जिससे इंसेंडियरी का यूज आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए इस वर्ड को आप इस सेंटेंस को देखिए। ही इज चार्ज विथ मेकिंग इंसेंडरी स्पीच, ठीक है ना। उस पर आरोप लगा है, किस बात का आरोप लगा है, ठीक है ना, कि उसने एक भड़काऊ भाषण, अगलगाऊ भाषण दिया है। तो कोई यदि स्पीच, यदि इंसेंडरी स्पीच है, यानी कोई हिंसा फैलाएगा, आग लगाएगा। चलिए तो ये इंसेंडरी क्लियर है, ठीक है। चलिए इनफ्लेमेबल क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज यदि इनफ्लेमेबल है, यानी कि वो आग को तेजी से पकड़ लेगा। आग लगाने वाला तो इंसेंडरी है, आज आग को तेजी से पकड़ ले, आग को अपनी तरफ तेजी से खींच ले, ठीक है ना, वो होता है इनफ्लेमेबल, ठीक है ना। जो कि आग को तेजी से पकड़ ले होता है इनफ्लेमेबल। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल एक कौन सा सब्सटेंस है, इनफ्लेमेबल, ठीक है ना। जैसे कि पॉलिस्टर कपड़ा, ठीक है ना। देखिए जो सूती, जो कॉटन होते हैं ना, वो आग को जल्दी नहीं पकड़ते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो पॉलिस्टर कपड़े हैं आग को तेजी से पकड़ लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो पॉलिस्टर कौन सा कपड़ा हुआ, एक इनफ्लेमेबल क्लॉथ हुआ, ठीक है ना। तो इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जो आग को तेजी से पकड़ ले। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैचिंग फायर, कैचिंग फायर क्विकली, जो आग को तेजी से पकड़ ले। इसके लिए अगर छोटा सा शब्द अगर आप देखते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा ज्वलनशील। यदि कोई चीज यदि ज्वलनशील है, इसका मतलब है कि वह जल्दी ही आग को पकड़ लेगा। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं, इससे एक सेंटेंस हम बना सकते हैं। चलिए जो मैंने बात कहा उसी को मैंने सेंटेंस के रूप में डील किया। पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, पेट्रोल जो होता है अत्यंत अत्यधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है ना, वाक को तुरंत कैच कर लेगा। आते हैं कंबस्टिबल। देखिए कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह जल जाए, ठीक है ना, और धुआं ना दे। वो चीज जो पूरी तरह जल जाए और धुआं ना दे वो कंबस्टिबल होता है। जैसे कि कंबस्टिबल कोल होता है, एंथ्रासाइट कोयला, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए लिग्नाइट कोयला कैसा होता है, सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है लिग्नाइट। आप उसे जलाइएगा तो हो सकता है कि पूरी तरह नहीं जले और काफी धुआं छोड़े, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो कंबस्टिबल, गुड कंबस्टिबल नहीं, वो बैड कंबस्टिबल है। अच्छा गुड कंबस्टिबल कौन होंगे, जो कि धुआं न के बराबर देंगे और पूरी तरह से जल जाएंगे। तो यदि कोई चीज यदि कंबस्टिबल है, यानी कि वो पूरी तरह से आसानी से जल सकता है, जैसे एंथ्रासाइट कोयला। चलिए हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, दैट बर्न्स इजिली, जो आसानी से जल जाए और धुआं ना छोड़े। इसके लिए अगर एक छोटा सा अगर हिंदी लिखा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा दहनशील। तो बच्चों ये आग से संबंधित, फायर से रिलेटेड तीन वर्ड है। इंसेंडरी कौन होगा, जो आग लगाएगा। इनफ्लेमेबल कौन होगा, जो आग को तेजी से कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। और कंबस्टिबल कौन होगा, जो पूरी तरह से जल जाएगा, आसानी से जल जाएगा। तो ये थ्री वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए अब हम चार लॉजी के बारे में बात करेंगे। ये जो फोर लॉजी होंगे, लॉजी का मतलब स्टडी समझिए, ये जो फोर लॉजी होंगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, ठीक है ना। परीक्षा में मैनिया, फोबिया, लॉजी, साइड, ये सब जबरदस्त पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, अगर आप इनको पढ़कर जाते हैं डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए कुछ लॉजी को देखा जाए तो फर्स्ट वर्ड है इटिमोलॉजी। फर्स्ट वर्ड है इटिमोलॉजी। सेकंड वर्ड है इथनोलॉजी। इसके बाद हम आते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। चलिए ये पहले तीन लॉजी को पहले देखते हैं, इटिमोलॉजी, इथनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, और एक और ले लेते हैं इंटोमोलॉजी। एक और हम ले लेते हैं इंटोमोलॉजी। चलिए अब इनकी यूजेस को देखते हैं, ठीक है ना।
इनका अर्थ क्या होता है, इनका यूज कैसे होता है। देखिए लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। अगर किसी चीज में अगर लॉजी लग गया तो इसका मतलब उसका संबंध अध्ययन से है। इंटो का मतलब कीड़ा होता है, पहले आप इसके रूट वर्ड पर जाइए। इंटो का मतलब कीड़ा होता है, ठीक है ना। तो जो कीड़ा का जो अध्ययन होगा वो आपका इंटोमोलॉजी होगा, ठीक है ना। इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ये सभी के सभी नाउन हैं। अब हमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में क्लियर हो जाइए कि जितने लॉजी होते हैं ये सारे नाउन होते हैं। आइए तो इंटोमोलॉजी में क्या अध्ययन करेंगे, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, है ना। इसमें कीट का अध्ययन होगा, ठीक है ना। इसको हम सरल भाषा में कहें तो कीट का अध्ययन जो होता है वो इंटोमोलॉजी में होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इटिमोलॉजी। देखिए इटिमोलॉजी क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। कोई शब्द कैसे पनपा है, कोई शब्द कैसे बना है, शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका जो अध्ययन करते हैं ना वो इटिमोलॉजी में करते हैं, यानी कि शब्द के उत्पत्ति का अध्ययन, ठीक है ना। शब्द का जन्म कैसे हुआ, कोई शब्द कैसे बना, इसका स्टडी करते इटिमोलॉजी में। कैसे लिखेंगे, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। इसके लिए अगर हम छोटा अगर हिंदी कहें तो शब्द उत्पत्ति का अध्ययन जो होता है, जो शब्द उत्पत्ति का अध्ययन होता है वो होता है इटिमोलॉजी में। चलिए इथनोलॉजी, अब हमारा अगला जो वर्ड है वो है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसमें प्रजाति का, रेस का, इसमें नस्ल संबंधी चीजों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, द स्टडी ऑफ रेस, ठीक है ना। तो नस्ल का अध्ययन जो होता है ना वो कहलाता है और इथनोलॉजी। इसमें हम लोगों के नस्ल का अध्ययन करते हैं। ओके चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब पक्षी से है, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना। इसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है। जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। चलिए अब हम लोग कुछ मैनिया को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैनिया की कमी नहीं है, हर मैनिया आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हम कुछ विशेष इंपॉर्टेंट मैनिया के बारे में हम बात करना चाहते हैं। चलिए उससे संबंधित 3 वर्ड्स को देखते हैं इस वीडियो सेशन में, फिर आगे की बात अगले वीडियो सेशन में की जाएगी। देखिए एक जो होता है वो होता है क्लेप्टोमानिया, लेकिन इसके पहले हम लोग आते हैं डिप्सोमानिया, और जो एक है ना वो है मेगालोमानिया। चलिए जितने भी मानिया है वो सभी के सभी नाउन हैं, तो आपको कैटेगरी के बारे में नहीं सोचना है। चलिए डिप्सोमानिया में, मानिया का मतलब क्या होता है, एक सनक होता है, एक चसक होता है उस काम को करने का, ठीक है ना। अगर आपको मानिया सवार हो गया तो एक तरह से हम उसको अपने भाषा में कहते हैं कि उस चीज को करने का आपको और एक तरह से भूत सवार हो गया है। तो मानिया और फोबिया ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों एबनॉर्मल होते हैं। बहुत ज्यादा चाहना मानिया हो जाएगा और बहुत ज्यादा डर फोबिया हो जाएगा। डिप्सोमानिया में व्यक्ति को किस बात का चस्क लग जाता है, तो शराब पीने का। वो जहां जाता है शराब पीने के चक्कर में रहता है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति डिप्सोमैनियक होगा। ओके तो इसको मानिया का मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल डिजायर, ठीक है ना। इसको कैसे तोड़ के लिखा जाएगा, एबनॉर्मल डिजायर टू ड्रिंक वाइन, ठीक है ना। ये अब एबनॉर्मल डिजायर टू ड्रिंक वाइन, यानी कि शराब पीने का जो एबनॉर्मल इच्छा होगा वो डिप्सोमानिया होगा। चलिए ये तो क्लियर है। मतलब इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो शराब पीने का सनक या चसक, जो भी आप कह लीजिए, जो शराब पीने का जो सनक सवार हो जाता है वो होता है डिप्सोमानिया। आइए क्लेप्टोमानिया। देखिए क्लेप्टोमानिया में क्या होता है ना, इसमें आपको चोरी करने का आदत सब पड़ जाता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच से ये भी नाउन है,
अगर कोई व्यक्ति क्लेप्टोमानिया से ग्रसित है, इसका मतलब है कि वह जहां जाता है वहां चोरी के फिराक में रहता है, ठीक है ना, चोरी करने के उसको चस्क पड़ जाती है। कैसे लिखेंगे? एबनॉर्मल डिजायर, ये सब एबनॉर्मल डिजायर होते हैं, ये जितने भी मानिया होते हैं सब एबनॉर्मल डिजायर, नॉर्मल डिजायर नहीं होता है, ये सब एक तरह की बीमारी है, मानसिक बीमारी है। एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील, नहीं तो चोरी करने का जो असामान्य प्रवृत्ति होती है, चोरी करने का आप समझिए कि इस पर सनक सवार होता है, इसको हम कहते हैं क्लेप्टोमानिया। आइए चलिए, अब एक व्यक्ति है जो कि मेगालोमानिया से ग्रसित है। देखिए मेगा मतलब होता है बड़ा, ये व्यक्ति खुद को किसी से बड़ा समझता है, ठीक है ना, ये उसकी दिमागी एक टेंडेंसी है। तो खुद को बड़ा समझने का जो फीलिंग होता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है ना, तो ये जो भावना होता है ये क्या होता है? मेगालोमानिया, ठीक है ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एबनॉर्मल फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर, एक तरह से आपको अहंकार हो जाता है, ठीक है ना, तो श्रेष्ठ की भावना आप में समा जाती है। तो श्रेष्ठ की जो भावना होती है गलत सेंस में, वो कहलाता है मेगालोमानिया। चलिए बच्चों, हम आगे कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है सब्टिरेनियन। हमारा अगला जो वर्ड है वह है सब्टिरेनियन। देखिए सब्टिरेनियन का मतलब क्या होता है? सब्टिरेनियन एडजेक्टिव है। देखिए जहां सब लगा रहता है, अगर किसी वर्ड में अगर सब, उसके प्रीफिक्स में सब लग जाए तो सब का अर्थ होता है नीचे, ठीक है ना। जैसे कि सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं? जो इंस्पेक्टर से नीचे होते हैं। चलिए सब्टिरेनियन का मतलब क्या होता है? इसको सरल भाषा में कह सकते हैं अंडरग्राउंड का जो हाई फाई वर्ड है वह है सब्टिरेनियन, ठीक है ना। तो सब्टिरेनियन को अगर हम तोड़ के लिखना चाहते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या लिखेंगे? सरल भाषा में अंडरग्राउंड, और इसको अगर हम कहना चाहते हैं तो भूमिगत, इसका जो शुद्ध हिंदी हो जाएगा। चलिए अगर हमको कहना है कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, कैदी भूमिगत रास्ता से भाग गए। अब इसको बनाना है, कैसे लिखेंगे? द प्रिजनर्स। चलिए भागने के लिए पिछले वीडियो में हमने एक वर्ड आपको पढ़ाया था, एब्सकॉन्ड, मतलब भाग जाना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एब्सकॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए द प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड, भाग गए किस रास्ते से? तो भूमिगत रास्ते से, अंडरग्राउंड रास्ते से भागे हैं, ठीक है ना। द प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड थ्रू, अब आप लिख सकते हैं भूमिगत के लिए क्या स्टैंडर्ड वर्ड पढ़ाई कर रहे हैं? सब्टिरेनियन, और रास्ता के लिए आप रूट लिख सकते हैं। चलिए कैसे पूरा वाक्य बनेगा? द प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड थ्रू सब्टिरेनियन रूट। तो बच्चों आज की बात हमारा इतना ही रहेगा। इस वीडियो सेशन में ये जो भी वर्ड्स की बात किया गया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इन पर पैनी नजर बना के रखें। आगे के दिनों में इसी प्रकार के और भी वीडियोस आपके लिए लाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने ओपिनियन को शेयर करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।